असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। ये एक प्रार्थना है जो सृष्टि की शक्तियों को हम भाव से ये कहते हैं कि हमें असत से सत की ओर ले जा। उन शक्तियों को माँ के नाम से पुकारा जाता है कि हे माँ, मुझे असत से सत की ओर ले जा। हे सृष्टि की शक्तियाँ, मुझे अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा। हे शक्तियाँ, मुझे मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले जा। सृष्टि में सत्य छुपा हुआ है। सत्य जो हमें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। जो हमें दिखाई देता है उसके अंदर सत्य कुछ छिपा हुआ है। उस सत्य को जानना, उस सत्य के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होना, जीवन आनंद से बिताना, और पूर्ण मुक्त भाव से जीवन व्यतीत करना, ये एक मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य है। यह शरीर, मनुष्य शरीर, हमें बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है। शास्त्रों में कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर हम संसार में ऐसे रहते हैं जैसे सब कुछ यह संसार ही है, सब कुछ यह शरीर ही है, सब कुछ इस शरीर से जुड़े हुई चीजें, जुड़े हुए व्यक्ति ही सब कुछ है। और इस भ्रम में, इस असत्य में हम जीवन व्यतीत करते हैं। जिन साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सत्य को जान लिया, उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, सत्य ये सृष्टि नहीं है जो दिखाई देती है, इसके पीछे छुपा हुआ और कुछ सत्य है, उसको जान। जैसे मेहंदी लगाते हैं औरतें, मेहंदी के पत्ते किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। लेकिन उस हरे रंग में लाल रंग छुपा हुआ होता है। उस हरे पत्ते को सुखा करके, उसको पीस करके जब उसे लगाया जाता है और सुखा करके जब निकाला जाता है, तब उसके अंदर का लाल रंग निखरता है। यहां पर सत्य हरा रंग नहीं है, यहां पर सत्य लाल रंग है। जो हमें हरा रंग दिखाई दे रहा है वो असत है। तो ये कहा गया है कि उस हरे रंग के पीछे जो सत्य लाल रंग है
उसे पहचान। इस प्रार्थना में भाव के द्वारा यही कहा गया है कि मुझे जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों के पीछे लाल रंग छुपा हुआ है, उसी प्रकार संसार में जो ब्रह्म तत्व छुपा हुआ है, जो ईश्वर तत्व छुपा हुआ है, जो सत्य छुपा हुआ है, हे मां मुझे उस ओर ले जा। ये प्रार्थना जब भी करो तब पूर्ण भावना के साथ में ब्रह्मांड के विस्तार को ध्यान में रख करके उसके साथ में एक होकर के करनी चाहिए। और जब हमारी इंटेंसिटी इस प्रार्थना को करने में होती है, जब प्रबलता होती है, तब कोई ना कोई किसी न किसी के द्वारा आप ऐसे संत महात्मा से मिलोगे जो आपको असत से सत की ओर ले जाएगा, जो आपको ज्ञान का प्रकाश देगा, जो आपको मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले जाएगा, मोक्ष पद को देगा, मुक्ति प्राप्त करवाएगा। भावना से अगर यह प्रार्थना की जाएगी तो अवश्य इस भावना, इस प्रार्थना का उद्देश्य पूरा होगा। और संसार में इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे लिए जानना, कुछ प्राप्त करना इस संसार में सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि सारा का सारा सुख, सारा का सारा आनंद, सारा की सारी प्रगति, वैभव, मान सम्मान, जो कुछ हम संसार में ढूंढते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिसके पीछे हम हाथ धो करके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, मान सम्मान हो, समाज में नाम हो, सेवा हो, वो सारा का सारा इस छुपे हुए सत्य को जान लेने पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है सृष्टि का, कि जिसने उस सत्य को जान लिया, जिसने उस रियलिटी को पहचान लिया और उस रियलिटी में स्थित हो गया, धन दौलत उसके पीछे दौड़ती है, नाम सम्मान वैभव प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस ब्लिस उसके पीछे दौड़ता है, भगवान देवी देवता पितर सब उसके पीछे दौड़ते हैं। संसार में रहोगे तो आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ोगे, लोगों के पीछे दौड़ोगे, और सत्य को जान लोगे तो सारा संसार, सारी सृष्टि आपके पीछे दौड़ेगी। इसलिए इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी आसानी से उस सत्य को पहचान लो उतनी आसानी से पहचानने का प्रयास। जितना सार, जिस सार के द्वारा उस सत्य को पहचान सको, उस सार के द्वारा पहचानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सार को नहीं पकड़ोगे और प्रवचनों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में उलझ जाओगे तो वो भी संसारिक माया की तरह ही आपको जकड़ लेगी। इसलिए सार को सुन लीजिए, सार को पकड़ लीजिए और उस सार में ही स्थित होने की कोशिश। परंतु यह बहुत आवश्यक है कि इस सत्य को जानने के लिए, टू रियलाइज द ट्रुथ, टू रियलाइज योर ओन सेल्फ, you have to necessarily be peaceful. The first step towards realization of truth, सबसे पहला कदम उस सत्य को पहचानने के लिए, the one of the most important aspect to realize the truth is to be peaceful. जब तक माइंड शांत नहीं होगा तब तक आप उस ट्रुथ को नहीं पहचान पाओगे। कहीं पर भी आप पानी जहां पर होता है वहां पर चले जाइए, अगर पानी वहां हिल रहा है तो आपको पानी के नीचे, पानी के अंदर की चीजें, वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। वही पानी जैसे शांत हो जाएगा
तो क्लियर दिखाई देगा नीचे क्या है। उसी प्रकार मन जब तक अशांत है तब तक आप उस सत्य को नहीं पहचान पाओगे, रियलिटी की ओर नहीं बढ़ पाओगे। और अशांत मन यही जताता है, अशांत मन का स्वभाव, अशांत मन की नेचर यही है कि जो दिखाई देता है वो उसी को सत्य मानता है। अशांत मन सत्य को नहीं ढूंढ पाता है, शांत मन ही सत्य को ढूंढ पाता है। जैसे दूध में मक्खन होता है, परंतु आप दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले दूध को आपको दही में जमाना पड़ता है। उसका अर्थ है मन को दही के जैसे जमा करके शांत करना। फिर दही को भिगोना किया जाता है। चर्न, यू हैव टू चर्न द कर्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम द कर्ड। उसी प्रकार चिंतन, मनन, निधिध्यासन, बार बार सत्य के बारे में सुनना, जानना, पहचानना, उसमें स्थित होना, इसको चर्निंग कहते हैं। ये जब चर्न करेंगे तो मक्खन अलग हो जाएगा। सीधा दूध में से मक्खन नहीं निकाल सकते हो। इसी प्रकार मन को शांत करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है मन को शांत करना, जो पतंजलि ऋषि ने भी अष्टांग योग में कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि इज द अल्टीमेट, द सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट। So he said you have to start from yam niyam. Yam niyam means व्यवहार। नियमित जीवन, अच्छा व्यवहार। जब तक अच्छा व्यवहार नहीं होगा हमारा मन अशांत रहेगा, और अशांत रहेगा तब तक रियलिटी से बहुत दूर रहेगा। मन को शांत करने के आज चलिए एक 5 सूत्र, 5 लॉज। हमारा मन कई कारणों से डिस्टर्ब होता है, अपसेट होता है, विचलित होता है, इरिटेट होता है, गुस्सा आता है। तो कुछ व्यवहार की बातें भी हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में व्यवहार में निपुणता नहीं आएगी तब तक मन उस सत्य की ओर नहीं बढ़ पाएगा। सत्य की ओर तो दूर की बात है, जीवन भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। अगर मन शांत नहीं है, मन हरदम विचलित है, मन इरिटेट हो रहा है, मन को गुस्सा आ रहा है, अपने स्वरूप की बात छोड़िए, आत्मा की बात छोड़िए, ईश्वर की बात छोड़िए, एनलाइटनमेंट की बात छोड़िए, हर दिन उसे लगेगा कि ये बड़ा पहाड़ है, ये लाइफ मिली क्यों। आदमी की, हर किसी के लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि इसको खत्म करो लाइफ को। बहुत कुछ होंगे जिनके मन में ये बात आई नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात आनी नहीं चाहिए कि इस जीवन को खत्म करो, ये मिला ही क्यों है। आदमी इतना परेशान है, हर कोई अपनी लाइफ से परेशान है, खुद से परेशान है, दूसरे लोगों से परेशान है जो उसके आसपास है। दूसरों को वो चेंज नहीं कर सकता है, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरों को चेंज नहीं कर सकता, खुद चेंज नहीं होना चाहता है। गाड़ी अटक गई, ब्रेक भी लगा हुआ है, हैंड ब्रेक भी खींचा हुआ है, और फिर भी चाहते हैं कि 200 किलोमीटर पे चले गाड़ी, नहीं चल सकती। सारी लाइफ हम दूसरों को ज्ञान देने में, दूसरों को चेंज करने में लगा देते हैं, खुद चेंज कोई नहीं होना चाहता है। जिस किसी ने अपने आप में बदलाव ले आया, जिसने अपने में चेंजेस ले आया, और जब चेंज उसका परमानेंट हो गया तब तो उसके लिए सभी चेंज हो गए। क्योंकि हमारा परसेप्शन ही हम दूसरों में देखते हैं, हम जो अंदर हैं वही हमें बाहर दिखता है।
तो चलिए 5 कुछ व्यवहारिक बातें आज हो जाए। आज गुरु माँ ने मुझे कहा था कि आप ज्ञान बहुत दे दिया आपने, थोड़ी व्यवहार की बात भी कर लिया करो थोड़ी हल्की फुल्की बात। मुझे ब्रह्म के अलावा बात करने के लिए बहुत खींचना पड़ता है। मैं ब्रह्म की बात करता हूं, आप सब समाधि में चले जाते हो। मुझे भी पता नहीं चलता है सो रहे हो समाधि में हो। बहुत जरूरी है व्यवहार में निपुणता लाना, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज व्यवहार पर ही बातें कर लेते हैं। छोटी मोटी बातें हैं, ऐसे तो बहुत हैं, मैं आज 5 पर बात कर लेते हैं और आगे दूसरे पॉइंट्स ले लेंगे व्यवहार की। मन को डिस्टर्ब जो करती है उन बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। शांत कैसे रखा जाए वो फिर एक अलग सब्जेक्ट हो गया। जैसे मेडिटेशन है तो मेडिटेशन करना अच्छी बात है, रिलैक्स रहना अच्छी बात है, लेकिन कुछ व्यवहार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन को डिस्टर्ब करती है। पहले अगर हम उनको हमारे लाइफ से हटा दें तो काफी हद तक हमारा माइंड शांत रहने लग जाता है। So maybe 5 points I'd like to, 5 laws to be peaceful. I'll put forward. First law, सबसे पहला नियम, do not interfere in others' matters and business. दूसरों के काम में, दूसरों के विषय में, दूसरों के मामलों में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हमारी एक नेचर होती है कि हम दूसरों के मामले में बहुत ज्यादा इंटरफियर करते हैं। एक हस्बैंड हूं तो मेरा काम है बाहर जाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार चलाना। जब तक हो सके तब तक वाइफ को मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। या मेरे परिवार में कोई बड़े लोग हैं जो रिटायर हो गए, उनको भी नहीं करना चाहिए। ये अगर कोई मान ले कि घर चलाने की जिम्मेदारी इसकी है और इसको चलाने दो, जैसे चलाए वो, तो किसी को भी उस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हां, जब कोई आपसे एडवाइस मांगे, कोई सलाह मांगे, जरूर देनी चाहिए। हो सकता है मेरा बहुत एक्सपीरियंस है बिजनेस में, 30, 40, 50 साल मैं बिजनेस में रहा, मेरे बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। चूंकि बिजनेस में रहा हुआ हूं तो इच्छा करती है कि उनको रोज बताऊं, रोज बात करूं, रोज गाइड करूं। लेकिन वो जो मेरे बच्चे बिजनेस में आ गए, वो चाहते हैं कि हम हमारे तरीके से करें। वो गिर करके, उठ करके, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बच्चे की इच्छा हो वो एडवाइस ले, जरूर दीजिए। और कभी नहीं भी लगे कि काफी गलत हो रहा है, तब आप सजेशन दे दीजिए, एडवाइस दे दीजिए, दे करके भूल जाइए। उसको मॉनिटर नहीं कीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, उसके पीछे मत पड़े रहिए जब तक वो इंडिपेंडेंटली अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। हाँ, आपके अंडर में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर आप उसके तरीके से डील कीजिए उसको। जैसे बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, तब उनका एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। उसी प्रकार अगर एक हाउसवाइफ का रोल है कि घर संभालना है, घर चलाना है, नौकरों से डील करना है, खाना बनाना है, तो आदमी को उस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि घर को कैसे ठीक रखना चाहिए, नौकरों से कैसे डील करना चाहिए, कैसे क्या खाना बनाना चाहिए। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए। इंटरफेरेंस से मन विचलित होता है, क्योंकि
हर कोई, एक हाउसवाइफ, एक लेडी अगर घर चला रही है, अपनी सोच, अपनी बुद्धि उसके पास में है। ये अलग बात है कि कोई पागल खाने से ला करके वाइफ बना लिया है तो अलग चीज है वो, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी यहां बैठे हुए हैं सब समझदार हैं। ये हमको मानना चाहिए कि एक लेडी समझदार है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर रही है, यूज कर रही है, इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस से वो जैसे भी कर रही है घर चला रही है, तो हस्बैंड का इंटरफेरेंस वहां नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार एक लेडी का इंटरफेरेंस आदमी के काम में नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि कभी हम आपस में डिस्कस न करें। कभी भी मौका मिले बैठिए, डिस्कशन कीजिए, रिसेप्टिव है, थोड़ी सी एडवाइस दोनों तरफ दी जा सकती है, बट एडवाइस के बियॉन्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो जब तक हो सके तब तक डू नॉट इंटरफियर इन अदर्स बिजनेस, अदर्स मैटर्स। बहुत डिस्टर्ब करता है ये तो खैर घर की बात हो गई। वैसे ही हम बाहर की दुनिया में भी बहुत सा ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरली इंटरफेरेंस नहीं करें। काफी हद तक आपका माइंड शांत रहेगा। अपनी सी थोड़ी सी नेचर को बदलनी पड़ेगी और बहुत रोकना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, एक योगी की साधना के बराबर है ये। इंटरफेरेंस नहीं करने का अर्थ है योगी की साधना के बराबर। वो योगी जंगल में, पहाड़ में, गुफा में बैठ करके भी यही करता है। वो जो साधना कर रहा है वो यही कर रहा है, अपने माइंड को रोक रहा है। जो माइंड बाहर भाग रहा है वो उसको रोक रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है वो। और करेगा भी क्या? एक योगी जंगल में बैठ करके, गुफा में बैठ करके क्या करेगा? जो माइंड बाहर भाग रहा है उसको वो खींच रहा है, बस इतना ही कर रहा है। जब पूर्ण रूप से खींच करके रोक पाएगा, जो सत्य को ढूंढ रहा है वो माइंड को रोकते ही सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य को कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो योगी कर रहा है वही हमको संसार में रहकर क्या करना पड़ेगा कि माइंड जहां जहां जा रहा है उसे खींचना है, रोकना है। सो ये एक योगी की साधना है। और ये मैं बता दूं कि दूसरे को मत देखिए। जब ये बात होती है तो अक्सर दिखता है, जब इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए तो हर कोई दूसरे को ही देखता है। जैसे मैं मेरी पत्नी की तरफ देखूंगा, देखो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, पत्नी मेरी तरफ देखेगी, आप गुरुजी को देखिए क्या बोल रहे हैं। वो मत कीजिए, अपने अंदर झांक करके अपने में ही देखिए। दूसरे इंटरफियर करे, करने दीजिए। आप अपना इंटरफेरेंस रोकिए सबसे पहले, दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए। द सेकेंड रूल, डू नॉट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन। हम जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हैं, और जितना करते हैं उतनी रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलती है। मिल भी जाए तो भी हमको संतोष नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है कि मैंने जितनी रिकॉग्निशन मिली है उससे ज्यादा ही किया है, रिकॉग्निशन इतनी मिली है। हर कोई की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। सो एवरीबडी क्रेव्स टू गेट रिकॉग्निशन। वहां पर वो डिसअपॉइंट होता ही होता है। आप अपने कर्तव्य कीजिए, अपनी जिम्मेदारी कीजिए, पूरी कीजिए, अपने आप में खुश रहिए। दूसरों को जितनी खुशी हो सकती है उतनी खुशी दीजिए। सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस कोशिश के साथ में रिकॉग्निशन को के लिए क्रेव मत कीजिए कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैंने ये किया, वो अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुमने बहुत कुछ किया। अगर आप घर चलाते हो तो क्रेविंग मत कीजिए कि कोई रिकॉग्नाइज करेंगे। बिजनेस करते हो तो रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसी क्रेविंग मत कीजिए। सोशल सर्विस करते हो तो क्रेविंग मत कीजिए, रिकॉग्निशन मिलेगा, उसके लिए मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है। न तो अप्रिसिएशन की क्रेविंग, न कोई रिकॉग्निशन की क्रेविंग। अपना कर्तव्य है, करके भूल जाइए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल।
नेकी कर दरिया में डाल। तुमने जो किया, तुमने एक जिम्मेदारी समझकर, कर्तव्य समझकर किया, दूसरों को खुश भी किया, तो भी उसमें तुमको खुशी मिली। जब खुशी मिल ही गई, जैसे किसी ने अपने माँ बाप की सेवा की, सास ससुर की, पति की, पति ने पत्नी के लिए कुछ किया, माँ बाप ने बच्चों के लिए कुछ किया, तो कहीं ना कहीं खुशी भी प्राप्त हुई। तो जो आपने दिया उसका आपको मोल मिल गया ना वापस, फिर एक्स्ट्रा क्यों? ये रिकॉग्निशन हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन की होती है, अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। और चलिए किसी ने, आपने लोगों के लिए किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, खुशी दी, चलिए कोई खुश नहीं भी हुआ, तो भी आपको तो पता ही है कि आपने कुछ किया किसी के लिए, आपने किसी की सेवा की, आपने जिम्मेदारी उठाई, आपने कर्तव्य उठाया। उतना भी आपके लिए काफी है कि चलो मैंने किया। और आप अपनी लाइफ को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी आपने जो किया उसका आपको पहले ही बहुत कुछ मिल गया है। एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, बहुत कुछ ऑलरेडी मिला हुआ है। जो आप अभी कर रहे हो दूसरों के लिए, ये तो बहुत कुछ मिलने के बाद आप कर रहे हो। लेकिन हम जो मिला हुआ है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। मिला हुआ है वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अभी जो मैंने किया इसका कुछ चाहिए, ये गलत है। हर कोई अपनी लाइफ को मुड़ करके देखे, चाहे लाइफ में कितनी भी कंप्लेंट हो, फिर भी मुड़ करके देखे, उसे मिलेगा कि उसको बहुत कुछ मिला हुआ है। और वो जो कर रहा है वो जितना मिला हुआ है उसका 10% भी नहीं कर रहा है वो। लेकिन हमको तो वो बुद्धि ऐसी है कि मुड़ करके देखेंगे तो भी कोशिश यही रहेगी कि किसने कब गुस्सा किया, किसने कब गाली दी, किसने कब दुश्मनी की, वही देखने की कोशिश करते हैं। अच्छे इंस्टेंसेस देखने की कोशिश नहीं करते हैं। सो डोंट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, डोंट क्रेव फॉर अप्रिसिएशन, डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट द रेस्ट। कभी भी आदमी को डिसअपॉइंट नहीं होगा। हाँ, जिम्मेदारी, कर्तव्य अच्छी से अच्छी उठाइए। कभी हो सकता है आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करोगे, कभी नहीं कर भी पाओगे, फिर भी आप में जितनी कैपेबिलिटी है उतनी कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। तीसरा पॉइंट, चेंज, ब्रिंग आउट चेंज इन योर सेल्फ। अपने आप में बदलाव लाते रहिए रोज। चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, एज, स्टेटस। आदमी को हर बार रोज कुछ ना कुछ बदलाव अच्छे के लिए लाते रहना चाहिए। एक जैसा आदमी है हर जगह वैसा नहीं रह सकता है। वो जो 10 साल के पहले था आज नहीं रह सकता है। जब उसकी स्टेटस चेंज होती है तो उसको चेंज लाना चाहिए। स्टेटस चेंज का अर्थ है, जैसे आज मेरे लड़के की शादी होती है, लड़के की शादी होती है तो एक नई मेंबर घर में आ रही है, बहू आ रही है, मेरी स्टेटस चेंज हो गई, मैं ससुर बन गया, तो स्टेटस से मुझे चेंज लाने चाहिए। मैं 25 साल का था, 50 साल का था जब बिजनेस करता था, एनर्जी थी, सब कुछ था। अब मैं 80 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तब मुझ में चेंज लानी चाहिए। वो अकड़ नहीं रखनी चाहिए जो 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, वो अकड़ नहीं रहनी चाहिए। आदमी कई बार अपनी एज होने पर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ता है। जैसे मैं चाहूं वैसे ही घर चले, सब लोग मेरी बात माने, सब लोग मुझे टाइम दे, ऐसा नहीं होता है। बदलाव लाइए। जितना बदलाव लाएंगे, जितना छोटों के अनुसार चलेंगे, उतना छोटे ज्यादा करेंगे बड़ों का। और जितना इंपोज करेंगे अपनी पुरानी अकड़ के हिसाब से, अपनी सक्सेस, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस के अनुसार इंपोज करेंगे, उतनी दूरी बढ़ेगी। तो जब तक हो सके तब तक बदलाव लाते रहिए अपने आप में। आप पार्टी में जाते हो तो पार्टी में गए जैसे रहिए,
शादी में जाते हो तो शादी में जाने जैसे रहिए, सत्संग में आते हो तो सत्संग के जैसे रहिए, फैमिली में हो तो फैमिली जैसे रहिए, और उम्र के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से चेंज होते जाइए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने में बदलाव लाइए। बच्चे छोटे थे, आप डांटते थे, लेकिन एक माँ को तो लगता है वो 2 साल का हो या 20 साल का हो, बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए चेंज लाना। वो एक माँ जो इवॉल्व है वो ही अपने में चेंज ला सकती है, वरना मैंने देखा है 2 साल का हो या 80 साल का हो, उसके लिए एक ही बराबर है। थोड़ा औरतों को ये बात सीखनी चाहिए, अपने में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। औरतों में एक मातृभाव होता है और कुछ नहीं है, उनका कोई किसी को डांटना या दबा के रखना वो नहीं होता है, माँ का भाव हरदम रहता है उसमें। तो इसलिए वो 80 साल की उम्र के वाले को भी माँ के जैसे ही देखती है, और उसको छोटा 5 साल का बच्चे के जैसे देखती है, और 5 साल के बच्चे को भी 5 साल का बच्चा देखती है। एक औरत के लिए वो ड्राइवर हो या हस्बैंड हो, डांट बराबर पड़ती है। उसको अपने शब्दों में चेंज, टोन में चेंज, जनरली बात कर रहा हूं, जनरली आदमी को चेंजेस लाने चाहिए। ऐसे ही आदमी में भी चेंजेस लाने चाहिए। जैसे जैसे शादी हुई, आज एक अलग तरीके से हो, 10 साल 20 साल शादी के बाद बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आदमी में भी चेंज लाने चाहिए। अपनी वाइफ को जैसे शादी के टाइम जिस तरह से डील करता था, बोलता था, अब नहीं बोलना चाहिए। हर कोई रेस्पेक्ट क्रेव करता है अंदर से, एक औरत भी रेस्पेक्ट मांगती है, तो कुछ आदमियों को भी चेंजेस लाने चाहिए। और जब रिटायर हो गए तो पूरी तरह से रिटायर हो जाइए, भूल जाइए कमाई कितनी हो रही है, घर कैसे चल रहा है, नौकर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितने रख रहे हैं, खाना वेस्ट जा रहा है, सब्जियां ज्यादा आ रही है। घर के आदमियों को, बूढ़ों को, बड़ों को ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। जब तक सुख शांति है तब तक बनाए रखिए। लेकिन कई लोगों को आदत है, वो सुख शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, उंगली करते हैं कई लोग आदत बनी हुई है, वो तड़का लगाता है, तड़के लगाने में मजा आता है, करता है। पिज्जा खाने में इतना मजा नहीं आता जितना तड़के की दाल खाने में आता है। वो हम लोग यूएस गए थे जब, वो हमारे फ्रेंड हर 5 मिनट से कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर तड़का लगाते रहते हैं, और 1 घंटा हो जाता है तो बोलता है वो मेंबर मोहित भाई तड़का नहीं लगा बहुत देर से। फोर्थ पॉइंट, नेवर बी jealous seeing others success, achievements, looks, wealth, whatever। कभी भी आदमी को जलसी नहीं होनी चाहिए दूसरों को देख करके, दूसरों की प्रगति देख करके, धन दौलत बढ़ता हुआ, इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक में साधना देख करके, किसी के एक्सपीरियंसेस सुन करके जलसी नहीं होनी चाहिए। न लुक्स की जलसी होनी चाहिए, इससे भी दूर रहें। और 5th point, endure that which cannot be cured। यानी जो चीज बदल नहीं सकती उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे कोई, चलिए मेरे बीमारी है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अब घुटनों में ऑब्वियसली बोन डिजनरेट हो गया है, कार्टिलेजेस खराब हो गए हैं, घुटनों में दर्द रहेगा। अगर आपकी उम्र है, पैसा है, घुटना रिप्लेस करा सकते हैं, करा लीजिए। नहीं करा सकते हैं तो कम से कम रोइए मत, एक्सेप्ट कर लीजिए। Endure that which cannot be cured।
उसके ऊपर ध्यान दे करके रोज उसकी बात करके रोते हुए कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये हेल्थ से लेकर के परिवार के दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर नेचर है जो बदल नहीं रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बदलाव आप अपने में ला सकते हो, दूसरों में नहीं ला सकते हो। आपको बदलाव देख करके एक चांस है कि दूसरे बदलेंगे, न भी बदले तो आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। और कोई परिवार का फैमिली मेंबर अपने में बदलाव नहीं ला रहा है, वो एक शरीर में बीमारी की तरह ही है। एक्सेप्ट द फैक्ट, दैट्स ऑल। जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लो। एंड्योर दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड। ये क्योरेबल नहीं है तो उसके ऊपर रोक करके, उसको इरिटेट होकर के, रोज फ्रिक्शन कर करके, कॉन्फ्लिक्ट कर करके अपने आप को दुखी करना, सामने वाले को दुखी करना, इससे कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता। उसको एक्सेप्ट कर लो, ये ऐसे ही रहेंगे। और उसको वैसे मान करके आप अपने व्यवहार में, अपने रूटीन में बदलाव ले आइए। अगर मेरी वाइफ समझ लीजिए जल्दी नहीं उठ सकती है, वो 9 बजे ही उठेगी, लेकिन मुझे नाश्ता 8 बजे चाहिए। अब झगड़ा हो गया, बात कर ली, समझा दिया, सब कर लिया, लेकिन अगर उसकी आंख नहीं खुलती है, नहीं इसकी खुलती है जनरली, बहुत जल्दी उठ जाती है, मैं तो बोलता हूं सो जाया करो। ऐसे मैं मेरी वाइफ के बोल रहा हूं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी वाइफ के बारे में ही सोचता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करें सत्संग में। मैं कहता हूं क्या प्रॉब्लम है, सभी की सेम प्रॉब्लम है। कोई चिंता मत कीजिए, लोग बुरा नहीं मानेंगे, उल्टा खुश होंगे, चलो इसने दिल की बात बोल दी, जो हम नहीं बोल सकते इसने बोल दी। क्या प्रॉब्लम है, शर्म क्या चीज की है। 99% लोगों की प्रॉब्लम सेम है। घर की बातें ले आओ, हस्बैंड वाइफ की ले आओ, बच्चों को मैनेज करने के ले आओ, सास बहू की ले आओ, बाप बेटे की ले आओ, भाई भाई की ले आओ, सब जगह वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है। और अगर एक्सेप्ट करते हो, कन्फेशन करते हो, और उसमें एक भावना है कि हमको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो देयर इज ए विन विन सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपको अच्छा सॉल्यूशन भी मिलेगा। छुपा करके, दबा करके रख लोगे, किसी से बात नहीं करोगे, नहीं लोगों को पता चल जाएगा, खाली इस डर से सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, लाइफ वैसे ही मिजरेबल जीते रहोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो अगर मेरी पत्नी को लेट उठने की आदत है, जो और मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है, मैंने ट्राई कर लिया, झगड़ा कर लिया, 5 साल 10 साल किट 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 हो गई, अब मुझे यही करना चाहिए कि चलो अब नाश्ता 8 बजे के बदले नहीं 10 बजे कर लो, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे मैंने कहा था, एक आदमी आकर के बोला कि मेरे बेटे को बहुत बुरी आदत है, वो फोन चार्जिंग पे लगाता है, चार्जिंग होने के बाद में फोन निकाल देता है, वायर से चला जाता है, स्विच को भी ऑफ नहीं करता है, चार्जर को निकालता नहीं है, ड्रॉअर में रखता नहीं है। 2 साल तक इरिटेट हो रहा था उससे। मुझे पूछता है कि क्या करूं, मेरे बेटे को चेंज करने के लिए क्या करूं, रोज मेरी खिटपिट होती है। मैंने कहा 2 साल से खिटपिट हो रही है, आप खुश हो क्या? बोले खुश कैसे रह सकते हैं, इरिटेट हो रहा हूं, खुश कैसे रह सकता हूं? मैंने कहा जब खुशी नहीं मिल रही है आपको अपने बेटे को पॉइंट आउट करने में, गुस्सा करने में, तो क्यों कर रहे हो? आप जी किस लिए रहे हो? बोला खुशी के लिए। तो खुशी की चीजें करो ना, जो खुशी को डिस्टर्ब करती है वो क्यों कर रहे हो? बोला फिर बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं? मैं क्या करूं क्या? एक्सेप्ट कर लो, वो चार्जर ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लो, स्विच ऑन ही रहेगा। इतना ही नहीं, कल से आप भी अपना फोन ऐसे ही चार्ज करो, चार्जर पे रखो, चार्ज होने के बाद में आप भी फोन निकाल लो, आप भी स्विच ऑफ मत करो, चार्जर को वहीं छोड़ दो, प्रॉब्लम और सॉल्व है। बिकम लाइक द अदर पर्सन, नो फ्रिक्शन एट ऑल। 3 दिन के बाद में आके बोला कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया आपने, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। 2 साल तक इरिटेट हो रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बोला मैं भी ऐसे ही करने लग गया। अब एक चार्जर के बदले 2 चार्जर प्लग में रहते हैं, बात खत्म। क्या प्रॉब्लम है? या एट द मोस्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, बेटा फोन निकाल के चला गया, आप चार्जर निकाल लो, स्विच ऑफ कर दो, ये मान लो ये आपका प्रारब्ध कर्म है, भगवान ने आपको भेजा है इसी काम के लिए। वैसे भी इस काम से ज्यादा अच्छा काम आप करने लायक दिख नहीं रहे हो मुझे, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज से इरिटेट होते हो तो अगर इतना भी हम
छोटी सी चीज को अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आपकी लाइफ वेस्ट है यहां। इससे तो टैंकमेंट में जाओ, कूद पर के खत्म करो अपनी लाइफ को। कल कोई कर मत लेना ये मेरे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कोई ना कोई ले जाके प्रूफ देगा कि इनके बोलने के कारण हम मोटिवेट हो गए थे, जाके कूद पड़े। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, रिकॉर्डिंग कर लेना वीडियो में, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई करना नहीं। आजकल ऐसे बहुत प्रूफ लोग यूज कर रहे हैं किसी को फंसाने के लिए। एनीवे, कहने का मतलब यह था कि अगर हम छोटी छोटी चीजों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, छोटी छोटी इरिटेशन को लेकर के जी रहे हैं, तो जीना नहीं है वो। जीना सीखिए, छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करना सीखिए, ओवरलुक करना सीखिए, बिंदास हो जाना सीखिए, इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन रिकग्निशन छोड़ दीजिए, और जितना हो सके उतना सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, पीपल, उनके साथ में चेंज होकर के जहां जैसे लोग रहते हैं वैसे रहने लग जाइए। सिंपल, ये बेस्ट लाइफ होती है। फिर कहा जाएगा कि आपको पता है कि आध्यात्मिक मार्ग में एक चीज बहुत यूज होती है, एक चीज का बहुत उपयोग होता है, हर जगह उसका एग्जाम्पल होता है, साधना में उसका यूज होता है। कमल का फूल, लोटस, बहुत ज्यादा, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में से ही अपना खाना पीना, लालन पोषण सब करता है वो, और कीचड़ से लिप्त भी नहीं होता। इसीलिए बार बार मनुष्य को कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है कि कमल के फूल के जैसे हो जाओ। ये संसार कीचड़ ही है, मान लो इसको, और तुमको यहीं से मिलेगा, अपनी सर्वाइवल यहीं से मिलेगी। ये कीचड़ दूर नहीं होगा, और ये कीचड़ दूर हो गया तो तुम भी दूर हो जाओगे, तुम नहीं रह पाओगे। कमल का फूल तो कीचड़ में रहेगा, तो इस कीचड़ में रहते हुए इसी में से अपना खाना पीना, मस्ती, हंसी, खुशी, अपना अपना खींच लो, इसमें से खींच करके बिना उससे लिप्त हुए जीवन व्यतीत कीजिए। जीवन मस्त रहेगा, कमल के फूल के जैसे रहेगा, कंप्लीट एनलाइटेंड, हल्का फुल्का, बिंदास। वैसे मैं बता दूं, ये सब बातें, कई बातें अपनी बुक्स में भी लिखी हुई है जो यहाँ अवेलेबल है। कई लोगों ने शायद बुक्स ली नहीं है, पढ़ी नहीं है। मैंने काफ़ी मेहनत की है लिखने में, बुक्स बेचने के धंधे के हिसाब से नहीं, बट आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जो बुक्स है वो ले जाइए, उनको पढ़िए। ये रिपीट होगी बातें, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर करके यहाँ आ रहे हो, इतना टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हो। मुझे तो खैर बहुत खुशी है इस बात की कि इतनी सीरियसनेस इतने लोगों में दिख रही है, जहां केवल व्यवहार ही नहीं, हाईएस्ट लेवल की बात भी करते हैं, सृष्टि के गहरे गूढ़ रहस्यों की भी बात होती है, तो भी आप सब इंटरेस्ट दिखाते हो। तो क्यों ना लाइफ को अच्छी की जाए। तो इस लाइफ को अच्छी करने के लिए 2-3 बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, और यही सब्जेक्ट्स उसमें हैं, तो आपको बार बार पढ़ोगे तो सब्जेक्ट रिवाइव हो जाएगा, उसलिए एक रेफरेंस बन जाएगा कि आप जब पढ़ोगे तो हाँ, उस दिन सत्संग में ये बातें कही थी, वरना वही बातें मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो बुक्स ले जाइए, अपने रेफरेंस के साथ रखिए। वो कोर्स की बुक है, एक ज्ञान वर्षा एक बुक है, उसमें ऐसे कई सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, और उनको पढ़ करके फिर आइए वापस, प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, डिस्कशन कीजिए, इसको रोकिए मत। तो आज के सब्जेक्ट में कोई डिस्कशन कीजिए। अब मैं तो अगली बार से एक रूल करने वाला हूं कि हर कोई एक एक प्रश्न करना है, कभी ना कभी, तो एक लिस्ट बना देंगे। मुझे पता है जिसका नाम अगली बार का होगा वो गायब हो जाएगा अगली बार। गुरुजी श्राद्ध था, गुरुजी बारिश हो रही थी, यहां तो नहीं हो रही थी, नहीं गुरुजी ओल्ड सिटी में बहुत हो रही थी। प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट का नहीं, डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन इज ऑलवेज वेलकम। तो चलिए कीजिए प्रश्न उत्तर। चलिए, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों से करते हैं आज। शोभा जी, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। देखिए गिरिराज जी के चेहरे पर देखिए इतनी चमक,
कभी नहीं आई शोभा जी का नाम लेते ही। एक छोटा सा कीजिए कीजिए, क्या है, आज करेंगे। आज वो हेजिटेशन ब्रेक करना है। कोई प्रश्न भी नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। चलिए प्रश्न छोड़ दीजिए, अभी जो बातें हुई उसमें से कोई आपका अच्छा अनुभव, हाँ मैंने ये बात लाइफ में अप्लाई की। देखिए ये लोगों का उत्साह बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। अगर एक भी कोई कहेगा कि ये छोटी सी चीज मैंने लाइफ में अप्लाई की, उसका इतना अच्छा रिजल्ट रहा, सबका उत्साह बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं, स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगता है। आपकी जिंदगी हुई है, आपने तो बहुत बार शेयर कर लिया है। आज जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको पकड़ा रहा हूं। पूज्य गुरुजी आपको प्रणाम। मैं 5 साल पहले मेरी सास जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरी लाइफ में मैं अकेली रह गई, लेकिन आपके पास आने से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वेरी गुड, कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो आपने कभी सोचा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बताइए, एक दो चीजें ऐसी कुछ बताइए जिससे बहुत चेंजेस हुआ है। पहले मैं कोई भी चीज से बहुत डर जाती थी, मेरे को टेंशन हो जाता था कि ये काम कैसा होगा, लेकिन आपके पास आने के बाद से मैं कोई भी चीज से डरती नहीं। मैं बोलती जो होगा सो देखा जाएगा। हस्बैंड से भी नहीं? हस्बैंड से तो कभी कुछ बोले ही नहीं होता आज तक। हस्बैंड बोलते हैं आजकल मैं डरता हूँ शोभा से, और मुझे बोलते हैं गुरुजी सब आपके कारण हुआ है ये। वो भी वो तो खाने पीने के मामले में, खाने पीने और कोई मामले में नहीं। घर जाओगे खाना नहीं खाओगे तो उनका नाम लेकर के, बहुत ये एकदम सही कह रही है। हमने भी इनको इतना चेंज देखा है 4-5 साल में। मेरे ख्याल से सास के गुजरने के 2-3 महीने में तो आप एक डिप्रेसिव स्टेट में ही चली गई थी, ऑलमोस्ट डिप्रेशन के जैसे। 1 साल तक। अच्छा, बाद में आपसे मिली ना, फिर उसके बाद में चेंजेस नीचे। अब एक तो डर दूर हो गया, किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। चीज से डर नहीं, और पहले भी नहीं डरती थी, लेकिन ऐसा कोई टेंशन हो जाता था कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता कोई बोले तो बोले, अपन अपनी लाइफ जीना, लोगों के लिए थोड़ी जीते। लेकिन साथ साथ में आप सबको, आपके नेचर में देखी गई है कि आप हर एक के लिए कुछ ना कुछ करते हो, हर एक को खुशी देते हो। खिलाने का, पिलाने का, खिलाने का ही छोड़िए, अगर कोई काम बोल दिया जाए उनको, सब काम छोड़ करके वो सबसे पहले वो काम करेगी। वो ये बोलने के लिए बोल रही है। एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है ये। इतनी इन्होंने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा की, नंदों की छोड़िए, दूसरों की, बच्चों की, जान पहचान वालों की, या पहले जो संबंध नहीं थे अब जुड़ गए हैं उनकी भी, जो भी इनके संपर्क में आ गया, इनको कहने की देरी है तो तैयार रहती है करने के लिए। बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैंने एक चीज इनमें देखी है, ये दूसरों को खुशी देने में खुशी ढूंढती है। ये मैंने देखा है इनमें, शोभा जी में, बहुत बड़ी क्वालिटी। अब तो माइक भी नहीं छोड़ रही है। पुष्पा जी बोले पकड़ के बैठा, बोलो, बाजू बैठे बोल के बोलो। अब उनको पकड़ा दीजिए, आप पुष्पा जी को पकड़ा दीजिए। जो हमको फंसाता है हमको उसी को फंसा देना चाहिए। बहुत अच्छा कि बहुत अच्छा बोले आप, इतना अच्छा बोले, स्टार्टिंग से एंडिंग बहुत परफेक्ट एकदम। हाँ वो तो देखिए, हम जब किसी का करते हैं तो उनके आशीर्वाद, उनका कोऑपरेशन, हर चीज मिलती ही मिलती है। पुष्पा जी कुछ बोलिए। कोई डाउट नहीं है। मेरा खुद का कोई कभी काम है, वो गुरु माँ को मालूम है, हैबिट सा कोई, ठीक है मैं शोभा जी को बोल देती हूँ। अरे शोभा जी को बेचारी को दूसरे 100 काम होंगे, नहीं कुछ नहीं हो, उनको बोल देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पुष्पा जी कुछ पूछिए, कुछ बताइए। ये देखो अब शोभा जी दूसरों को गाइड कर रही है। अभी कहा दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। नहीं नहीं, ये अलाउड है, ये तो अच्छा काम कर रहे थे।
प्रणाम गुरुजी। मैं यहाँ पे जैसे 2 महीने से आ रही हूँ रेगुलरली, वैसे पहले कभी कभी आती थी, लेकिन आई फाइंड लॉट ऑफ चेंज इन मी। ओके। और बहुत आपका आशीर्वाद है, जो मैं बहुत मेरा नेचर बहुत चिड़चिड़ा सा था, सो अभी आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके। तो कोशिश यही है कि इसी में मैं आगे बढ़ूँ और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक्सीलेंट। मैं इतना बता दूं, ये तो स्टार्ट है। एक बार इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ों से, असली खजाना तो उसके बाद है। शोभा जी आपके लिए भी, पुष्पा जी आप हो या दूसरे जो भी हो यहाँ पर, व्यवहारिक इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाना, किसी बात का बुरा न मानना, जितना हो सके लोगों का करना, सबको खुशी देना, ये करना। इसके बाद में जब मन एकदम शांत रहने लग जाए, हल्का फुल्का हो जाए, प्रफुल्लित रहे, वहां से मैं आपको बताता हूं असली खजाना वहां से शुरू होगा। और वो खजाना ऐसा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस खजाने की। इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं, उस खजाने में थोड़ा भी अनुभव होगा, ऐसे रोंगटे खड़े जाते हैं उसमें, ऐसे अनुभव होते हैं। तो वहां हमको जाना है। ऑलरेडी शुरू हो गया है। वेरी गुड। एक्सेलेंट। आप कुछ बोलिए। आप तो बहुत बड़ी अच्छी साधक, ज्ञानी, लोगों को एडवाइस भी देती हैं, लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। आप भी कुछ। प्रणाम गुरुजी। मैं 20 साल से साधना में हूँ, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो नहीं पा सकी। और अभी पिछले दिनों से कई महीनों से आपके संपर्क में हूँ। तो कल एक अद्भुत घटना घटी मेरे साथ। वेरी गुड। कि मेरे बड़े पोतरे ने अपने दिल की वो बात कही जो उसने बचपन से नहीं कही थी। अच्छा। कुछ उसके दिल में ऐसा दर्द था जो वो दबा के रखा था, उसने कभी किसी को नहीं बताया। वो उसने मुझे कल खुल के बताया। मेरे व्यवहार के कारण पहले डरता था, शायद मैं बोलूँगा और दादी माँ नाराज हो जाएगी, लेकिन उसने कल खुल के मुझे सब कुछ बताया। और उसके सब मतलब उसको गले लगा के मैंने उसको माफ़ी दे दी और वो भी इतना खुश हो गया। आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मेरे जीवन का पहला दिन है जो मैं इतनी खुश हूँ। फैंटास्टिक। ऐसी बातें सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कोई? चलिए आज लेडीज डे डिक्लेयर करते हैं सब। आप लोग सोचिए यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, भूल जाइए। अभी मैं मंत्र पढ़ूंगा, सब गायब हो जाएंगे। हाँ शोभा जी। हाँ नहीं आप बोलिए, शोभा जी आप बोलिए। आप में भी बहुत चेंजेस आए, आरती बताती रहती है हमको, तो कुछ शेयर कीजिए ना, अच्छी बात है। बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा आपको। प्रणाम गुरुजी। मैं 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब थी, और आज जैसे हम लोग आ रहे थे तो मैंने पुनीत को बोला कि अब बहुत लेट हो गई, अब कुछ फायदा नहीं है। गुरुजी जो बोलते हैं स्टार्टिंग में वही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, और अब कुछ फायदा नहीं है, लेट हो गई, जाना नहीं जाना दोनों बराबर है। मगर आज का सेशन अटेंड करने के बाद में फिर मैंने अभी सोचा कि अगर आज मैं नहीं आती तो शायद बहुत कुछ मिस करती थी। तभी रिलैक्स फील कर रही है। बहुत कुछ। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस
लाइफ में कोई भी, हमारी बात ही नहीं, आपने कोई, हमने जो आज बात नहीं की, लेकिन उस बात के अलावा भी आपने कोई लाइफ में अप्लाई किया और उसके कारण कुछ चेंजेस आए आप में या हस्बैंड में या बच्चों में? या गुरुजी एक्चुअली है ना, मैं काफी दिन से रेगुलर आ नहीं रही हूँ, तो ऐसे अभी कोई चीज ध्यान में भी नहीं आ रही है। ये निर्मला जी हमारा सबसे पहले शायद हैदराबाद में प्रोग्राम इन्होंने करवाया था, या 1-2 प्रोग्राम के बाद में, मुझे याद है आज भी। कहाँ पर? वो विस्पर वैली में। विस्पर वैली में कितने साल? 7-8 साल हो गए? हाँ, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। उससे पहले भी हमारे क्लब में पहले आपका प्रोग्राम हुआ था सिकंदराबाद में। हाँ, तो उससे जब मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने अपनी हम लोग की लेडीज की टीम में कराया था। हाँ, वो सिकंदराबाद में भी लेडीज क्लब ही था। लेडीज बहुत प्रोग्राम करवा चुकी है हमारा, मुझे अच्छा भी लगता है। फिर उन्होंने वहाँ सिकंदराबाद सुन के बोला कि आप गुरुजी वहाँ आएंगे क्या विस्पर वैली में? मैंने पूछा कौन कौन होंगे? बोली खाली लेडीज होंगे। मतलब पक्का आएंगे। और उस दिन भी ऐसे 4-5 घंटे का था, बीच में लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक में कईयों के हस्बैंड आ गए, इंक्लूडिंग इनके खुद के हस्बैंड। रविंदर जी आए थे ना? कई लेडीज ने अपने हस्बैंड्स को फोन करके बोला कि आप आइए, थोड़ी देर के लिए आइए। कुछ ऐसी बातें हो रही थी रिलेशनशिप की और कई चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली ये होता है कि कई बार देखा गया, कहीं पर कोई प्रवचन या प्रोग्राम होता है तो स्टार्टिंग में जितने होते हैं एंडिंग में उसके आधे हो जाते हैं, खासकर लंच के बाद में तो लोग निकलने लग जाते हैं। मुझे एक बड़ी खुशी होती है, हमारे कई प्रोग्राम से मैंने देखा है लंच के बाद में भीड़ बढ़ जाती है। कई लोग फोन करके बुलाते हैं अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, एक बार आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई शेयर करना चाहता है? अवनी बहन, अच्छा यहाँ दीजिए। गुरु जी प्रणाम। हमारे बेटे को, सेकंड बेटे की शादी को 17-18 साल हो गए। एक बार मैं किचन में थोड़ा चेक कर रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करो सर्वेंट्स को, और बहुओं ने पूछा कि मम्मी क्या बनाएंगे आज, क्या बनेगा, ये ऐसा वैसा बातें हो रही थी। तो बेटा बोला मम्मी आज के बाद आप किचन की तरफ घूम के देखो ही नहीं। इन लोग खड़ी है ना, हमारी बड़ी बहू और उसकी बीवी दोनों खड़ी थी। बोले ये 2 खड़ी है ना, अपने आप देखेंगी ना, आपको चिंता करने की जरूरत है क्या पकाना है क्या नहीं पकना है, और सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरी बात बोलता है अगर आप किचन में चेक करोगे 2-4-5 हजार महीने के हमारे बच जाएंगे, यही होगा ना, हमें मंजूर है। नुकसान होता है, नौकर करते हैं, करने दो। ज्यादा बिगाड़ दिए, खिला दिए, किसी को कुछ भी कर दिए, नुकसान कर दिए, जला दिए, देखो ही मत। उस दिन से किचन में जाना बंद कर दिया मैंने। एक्सेलेंट। मैं बहुत सुकून में आ गई, बिल्कुल किचन में जाना बंद है। जो बच्चियां पूछती हैं बहुएं आकर मम्मी क्या पकना है, जो मर्जी आप पकाओ, जो पका लोगे हम भी खा लेंगे, पकेगा जो पकवाओगे ठीक है। सर्वेंट्स कर लेते हैं, वही लोग खाली चेक वेक कर लेती हैं। मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बस सेवा में हूँ। दवाएं बना लेना, दवाएं दूसरों को दे देना, जो भी कोई पूछता है आ जाता है, ले जाता है, उन्हीं की फिक्र, उन्हीं का दिमाग में, अच्छा उसने ये दवा मांगी थी उसको ये देना है, उसका ये तैयार, बस इतना, इसी में रहती हूँ। बस ये मेरे दिमाग में है कि क्या ये मेरा बंधन तो नहीं है फिर से। ये मेरे दिमाग में कभी कभी घूमता है कि मैं जो इस चिंता में रहती हूँ। नया बंधन दवाइयों वाला? यस। नहीं, वो बंधन नहीं है। बस वो तो आप बिना कोई सेल्फिश इंटरेस्ट के लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा में बंधन नहीं होता। बस। लेकिन उसमें कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। नहीं, वो तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं। ये क्या है, बहुत सूक्ष्म बातें होती है। जी। कहीं डेवलप हो जाता है। जी। कि कोई अप्रिशिएट करे, कोई रिकॉग्नाइज करे। आपने किसी को दवाई दी, वो बंदा वापस आया ही नहीं, आप फोन करके पूछोगे क्या हुआ, तुमने ली क्या, कैसा है, इंप्रूवमेंट है नहीं है, वो भी मत कीजिए। कोई मॉनिटरिंग नहीं। जैसे मैं यहाँ आ गया, प्रवचन दे दिया, यहाँ से बाहर निकल गया, पीछे उन्होंने फॉलो किया नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है वो। मैं हर एक को मॉनिटरिंग करूं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फिर मैं बन जाऊंगा उसमें। हाँ, आपके पास वापस कोई आए, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बात है, ईश्वर की कृपा थी। मॉनिटरिंग मत कीजिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, और निस्वार्थ भाव से करते रहिए, उसमें कोई बंधन नहीं। इन्होंने जो बात बताई, यहाँ जितनी भी सांसें बैठी हैं, मैं उन सभी सांसों को ये इनकी बात अपनाने के लिए कहूंगा। जब घर में बहू आ जाए,
और 1-2 साल 3 साल में ट्रेनिंग हो जाए, वो समझ जाए घर क्या है। और मैं आज एक और बात बहुत अच्छी शेयर करूंगी, और सब जो माताएं आगे सास बनने वाली हैं कुछ सालों में, वो भी अपना लें इस चीज को। एक मेरी छोटी सी शिक्षा है। मैं जब अपने बड़े बेटे की लड़कियां देखने शुरू हुई थी तो हमारी एक आंटी थे, बोलते हैं सुमन जी एक बात बोलती हूँ। मैंने कहा जी बताएं आंटी। बोलती हैं बच्चों को कभी कहीं जा रहे हो, बहू हो बेटा, कभी मत पूछो कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, बाजार गए हैं कुछ लाए हैं, कभी मत पूछो क्या लाए तुम, क्या खर्च करके आए। गुरुजी वो बात मैंने 22-23 साल पुरानी बात है, आज तक ऐसा पल्ले बांधी है। अब बच्चे फॉरेन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, मायके जाती हैं, क्या लाए, क्या ले गए, क्या कर रहे हो, आज तक मुंह से बात नहीं निकाली। एकदम बहुत अच्छी बात और ये बड़े सुख की बात है, एकदम बड़े सुखी रहेंगे। कोई अगर इस चीज को फॉलो कर लेंगे ना, बड़े सुखी रहेंगे। ये मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत ही सही एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत जरूरी है सबके लिए। और मैं भी बहुत अपने माँ बाप को इस बात के लिए, खासकर जो अभी आपने बात बताई, उस बात के लिए मेरे माता पिता का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कभी भी, जो गुरु माँ भी करती है। उन्होंने भी कभी भी आज तक शादी के नेक्स्ट डे से भी कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कहाँ गए, किससे मिलने गए, कितना खर्चा किया, इंडिया में जाओ, फॉरेन जाओ, 10 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 1 महीने के लिए जाओ, कभी भी उन्होंने नहीं पूछा किंतु परंतु क्यों, कैसा, क्या किया, क्या नहीं किया, कभी नहीं पूछा। बहुत बड़ी बात है, कैसा सब छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात और सबसे छोड़ दिया जितने घर के मेंबर हैं। इसमें जितनी फैमिली हार्मनी बनती है इस बात से। 2 बातें आपने बताई, दोनों बातें फैमिली हार्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जैसे अभी मैंने कहा कि जब हमारी स्टेटस बदलती है तो हमें चेंजेस लाना चाहिए। स्टेटस बदलने का अर्थ है घर में नया मेंबर आ गया, बच्चों की शादी हो गई, या हमारी उम्र बढ़ गई, हम रिटायर हो गए, हमारा स्टेटस बदल गया। स्टेटस बदलते ही आप अपने में बदलाव ले आइए, छोटों पर छोड़ दीजिए, जैसे चलाते हैं, जैसे करते हैं करने दीजिए, उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये किचन का इंटरफेरेंस कोई औरत छोड़ सकती है और बहू पे छोड़ दे, 90% फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। और ये दूसरी बात इन्होंने जो कही, पूछना करना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी छोड़ दो, क्योंकि सब अक्लमंद है, सब इंडिपेंडेंट है, सब मैच्योर्ड है। आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग ज्यादा सम्मान देंगे, लोग ज्यादा आपके लिए कुछ करेंगे, बुढ़ापे में सेवा भी करेंगे, अगर इस प्रकार से अगर आपका व्यवहार होगा तो। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए इस बात को। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैंने भी जैसे ही बड़ी बहू आई घर के अंदर, उसके बाद मैं किचन में जाती थी। आरती जब रहने आती थी बोलती थी मम्मी तुम हरगिज नहीं जाना किचन में, जो भाभी कर रही ठीक है, अच्छा कर रही ठीक है, बुरा कर रही ठीक है, आप नहीं जाना। उस दिन से मैं आज तक कभी किचन में नहीं जाती और लोगों को कुछ बोलती नहीं। कुछ भी खराब करो, अच्छा करो, जैसा भी करो, कभी कुछ नहीं बोलते। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बोलना है तो हस्बैंड को रात में बोल देना चाहिए जो बोलना है। कहीं ना कहीं प्रेशर तो निकालना पड़ता है, अगर निकालना होता। नहीं, आप में नहीं है। प्रेशर रखना ही नहीं है ना गुरुजी, प्रेशर रख के भी क्या करेंगे। प्रेशर रख के अपने ऊपर ही वो है, टेंशन है, इसलिए सब झाड़ देना। और जब से आपसे जुड़े हैं गुरुजी, सारी बातें झाड़ देते, पल्ला ऐसे झाड़ के उठ जाते। वहां से कोई बात हुई भी है, चलो बाहर निकलो, इस चीज से हटो, दूर हटो, चलो छोड़ दो। सबने घर के प्रेशर कुकर उठा के फेंक दिया, दिख रहा है सब। मैंने तो पूरे ही छोड़ दिए प्रेशर, सभी तरह के हटा। सब माइक्रोवेव में काम कर रहे हैं, 2 मिनट में काम किया, निकल गए वहां से। एक्सेलेंट। पीछे ओनी बेन। गुरुजी, गुरु माँ, आपके श्री चरणों में मैं भक्ति भाव से नमस्कार करती हूँ। गुरुदेव, आप मुझे हमेशा पूछते हैं, मुझे नहीं पता है मेरे से क्या कहना चाहिए। बस मेरी तो आज भी मैं वही बात बता रही हूँ कि मैं उस श्री गुरु तत्व के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, अनुभव तक पहुँचना चाहती हूँ। जब तक अनुभव नहीं है तो बस उस गुरु तत्व के साथ मैं, जो गुरु है
जो जो गुरु है उनका सत्संग, उनकी जो जो बातें हैं वही सारे दिन वही याद करती रहती हूँ। ध्यान साधना जो भी है घर में भी होता है, पहले से थोड़ा बहुत वापस आ जाती हूँ तो भी पता चलता है कि थॉट में मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, बट आई कम बैक वेरी फास्ट। पहले तो इरिटेट भी कभी हो भी जाती हूँ, तब होता है कि पर वो एक समय की, वो बोलते हैं अपने जैन परिभाषा में, एक समय की पर्याय है, उस पर उपयोग मत जाने दो, वो चला गया है तो वो फिर याद करके वापस आ जाती हूँ। यही बात है। और गुरुजी आपने जो अभी जो मन के ऊपर जो बात बताई है वो सारी ईगो के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम साधना में नहीं जाएंगे तो वो बातें हम अप्लाई नहीं कर सकते जो मैं सोच रही, क्योंकि मैं इतने सालों से साधना कर रही हूँ तो भी अभी तक मुझे मेरा वो मैं पना अभी नहीं गया है, कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। कम भी नहीं हुआ तो मुझे अवेयरनेस है कि ये हो रहा है। तो साधना में तो हमारी वही है कि बी अवेयर व्हाट एवर यू आर डूइंग। तो ये सब बातें हम खाली सोचने से, सुनने से, पढ़ने से हमारे में ये साधना से ही आएगी। ऐसे में साधना किस चीज की? साधना जो भी ध्यान में जाओ, जहाँ भी जो भी साधना है कि अपने में थोड़ी जो वो आती है। ऐसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि चाहे आप ध्यान मत करो, आप जंगलों में मत जाओ, आप योग क्रिया मत करो, कुछ भी मत करो, ये साधना भी आप कर लो कि व्यवहार में ही निपुणता ले आओ। कोई ध्यान मत कीजिए आप, चलिए मैं सबको छूट देता हूं, यहां पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ध्यान भी इसी से ऊपर उठने के लिए ही है। हम ध्यान करेंगे और व्यवहार में अप्लाई नहीं करेंगे तो ध्यान करना वेस्ट हो जाएगा। इसको जो हम व्यवहार में करते हैं ये आपको हर पल करना पड़ता है। ध्यान खाली आप सुबह कर सकते हो, रात में कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो, 4 घंटे कर सकते हो, बाकी 20 घंटे तो आपको व्यवहार में रहना है। व्यवहार में अगर आप ये अप्लाई करते हो और निपुणता आप ले आओ, जो 20 साल की ध्यान का जो परिणाम मिलता है 6 महीने के व्यवहार से आपको वो स्टेट मिल जाएगा। और ये 6 महीने के बाद में फिर आप ध्यान करना शुरू कीजिए, व्यवहार में निपुण हो गए, सबसे अच्छे रिलेशनशिप है, आप डिसअपॉइंट नहीं होते हो, मन अशांत नहीं होता है, वहां आप ध्यान करना शुरू कीजिए, उसी समय आप ध्यान में चले जाओगे, ध्यान का बेस बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा वो पतंजलि ऋषि ने यम नियम सबसे पहले यही बात की। ध्यान समाधि उन्होंने कहा करने की चीज ही नहीं है, ये कर लो ऑटोमेटिक आप ध्यान में ही हो। कई लोग ये गलती कर लेते हैं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो साधना भी करते हैं और व्यवहार में इतने बुरे हैं, न गुस्सा कम हो रहा है, न इरिटेशन कम हो रहा है, न लालच कम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और ध्यान करते हैं 2-2 4-4 घंटे भी, कोई फायदा नहीं हुआ उसे। तो वो नहीं कर करके ये करना ज्यादा ठीक है। फिर ध्यान का ईगो भी आ जाता है उनमें, साधना का ईगो, हम आध्यात्मिक है, तुम संसारिक है, ये भी ईगो आ जाता है। उसे तो बिना ध्यान किए व्यवहार में निपुणता ले आइए, 24 घंटे आप ध्यान में रहोगे, वहां से बहुत आसान है आगे बढ़ना। खैर आप तो साधना कर रहे हो, बहुत सीरियस साधना कर रहे हो, बहुत अच्छी साधना कर रहे हो, आपके लिए नहीं, मैं जनरली दूसरों की बातें कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर करते करते पहुंची गुरुजी। 13 साल पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, साधना करने के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ, और वो भी चेंजेस मुझे नहीं मालूम भीतर से हो रहे हैं। आपने बताया तो मैं मानती हूँ। मैंने ये अवनी बहन को, हम लोग बचपन में साथ में रहते थे, फिर बीच में 25-30 साल कांटेक्ट में नहीं रहे। 3 साल के पहले इनके भतीजे की शादी में, 2 साल 3 साल 1.5 साल हुआ, 1.5 साल फरवरी 1.5 साल के पहले इनके भतीजे की शादी में मिले। वहां मिलते ही ये हमको देख करके एकदम भावुक हो गई। मैंने एक ही बात कहा मिलते ही कि तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों लिखी हुई है। आपको याद है गुरुजी, एक आज आपने ये बात निकाली है तो मुझे एक कन्फेशन करना है गुरुजी। आप जब वहां पर पधारे तब मैं बहुत अलग स्टेट में थी, शादी थी तो भी मैं अलग, मुझे पता नहीं तब क्या था, मुझे, मैं अकेली घूम रही थी, क्या हो रहा है कुछ मुझे नहीं पता था। और फिर आप आने के बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या किया, मेरे यहाँ कौन पधारे थे, कि मैंने उनके, मैं तो ऐसे भी व्यवहार में हुई नहीं,
भैया की बेटे की शादी, सब मैं आपने जैसे कहा वैसा मैं सब में पार्ट लेती हूँ। पर उस दिन मैं, नलिन भैया ने भी मुझे बताया नहीं था कि आप खड़ो या कुछ भी, पर ऑटोमेटिक जैसे आपके लिए शायद खड़ी होंगी। और आप आने के बाद भी मैं आपको छोड़ के मैंने दूसरे किसी को कहा कि गुरुजी को लेके जाइए, और मैं वहाँ खड़ी रही। फिर मुझे गुरुजी ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ कौन पधारा और मैं उनको छोड़कर वहाँ खड़ी थी, किसके लिए खड़ी थी, मुझे आपको ये बात बतानी थी गुरुजी। मुझे पता है उस दिन का बात है, और उस दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों का प्रोग्राम ही नहीं था आने का, गुरु माने कोई प्रोग्राम नहीं था। हम लोग सोचे, बहुत दूर था, हम लोग सोचे भी कि नहीं जाएंगे। पता नहीं लास्ट मिनट क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं चलो चलते हैं। और उनके भाई से भी 30 साल हो गए कांटेक्ट छूटे हुए, फिर भी हम लोग आए और मुझे पता था कि किस लिए जा रहे हैं। वो दिखी, उनको मैंने कहा तुम्हारी मुक्ति हमारे हाथ ही लिखी हुई है। रोने लग गई वो वहीं पर शादी में। और हमारा जाने का उस दिन का वो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव भी शायद वही था, और कोई कारण ही नहीं था। और आप भी हम ही को कहीं ढूंढ रही थी। हाँ, 2 लोगों के लिए वेट कर रही थी। हमारे शोभा बहन, मैंने जब कहा कि मुक्ति मेरे हाथों लिखे, तो वो ये बोली थी कि मैं उनके पास भी जाती हूँ, इनके पास भी जाती हूँ। मैंने कहा और 10 लोगों के पास जाइए, कोई चिंता नहीं है, मुक्ति तो यहीं से होगी। मेरा जीवन तो भगवानों से भरा है गुरुजी, मुझे कोई फर्क नहीं है। आप कहते हैं तो आप मेरे सब भगवान ही हैं, जिसके हाथ से होना होगा होगा। पर मेरा एक कन्फेशन आज हो गया गुरुजी, बहुत होता है कि मेरे यहाँ कौन पधारे और मैंने उनको ऐसे आपको छोड़ दिया। बहुत मुझे ये हुआ कि ये मैंने क्या किया। मैंने घर में भाभी से भी कहा कि गुरुजी आए और मैं ऐसे, पर उस दिन आपने छोड़ा कहा, आप तो कंटिन्यूअस थी मेरे साथ में। मैं अलग ही स्टेट में थी गुरुजी, पता है मुझे, तो पता है। हम कहा क्या हो रहा है स्टेज पे, हमारे कोई मेंबर के साथ नहीं थी, मैं अकेली घूम रही थी, खाना खा रही थी, कुछ नहीं। लास्ट फोटोग्राफ में मैं गई, वो लोग बोले तो मैं बोली हाँ मैं यही थी, और एक लास्ट फोटोग्राफ में गई गुरुजी। एक्सीलेंट। और कोई नहीं तो फिर 1-2 यहाँ जेंट्स में दे देते हैं, नहीं तो ये बेचारे फिर सब टैंकमेंट में लाइन लगा के खड़े रहेंगे। गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम। अपना एक प्रोग्राम आता था, वो अदरक के पंजे नाटक हैदराबाद में, बब्बन खान का। हाँ, हमने भी देखी है कई बार। वो जोक बता रहा था कि टैंकमेंट पे एक बार बोल रहा था आजकल इतनी भीड़ हो गई, हर जगह लाइन रहती है, तो मैं लाइफ से परेशान होकर के वहाँ गया कूदने के लिए टैंकमेंट में। इतने में भाई साहब बोले, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ। बोले लाइन में खड़े रहो, हम सब उसी के लिए खड़े हैं। गुरुजी, आज आपने जो 5 बातें बताई, तो परिवार में रहने से किसी न किसी में तो दिन भर चलती रहती है, पर आपने जो क्षमा याचना की विधि बताई वो मैं करती हूँ। तो प्रणाम, क्षमा याचना और धन्यवाद, वो तीनों करने से मुझे एक अजीब सी शक्ति मिलती है और एकदम हल्कापना महसूस होता है, जिससे मैं मेरे से हो सके उतना परिवार का सब कुछ कवर करती हूँ। उसके लिए मैं आपसे बहुत आपका धन्यवाद मानती हूँ, क्षमा याचना सिखाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना ही चाहिए कि वो बातें ही न हो। क्षमा याचना हम बार बार अपने आप को जला रहे हैं और फिर उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, वो फायदा नहीं है। हमको चाहिए कि हमको जलाना ही नहीं है, जलना ही नहीं है हमको। तो कोशिश ये करें, जैसे इन्होंने कहा, ऐसी बातें अप्लाई कीजिए, अपने आप को विड्रॉ कीजिए। दूसरे अगर हैं संभालने वाले, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप फ्री रहिए, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। मेरी दिल्ली में एक मौसी है, उन्होंने भी यही बात कही थी। 2 बहुएं हैं उनकी, कभी भी कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। मैंने पूछा कैसे नहीं होता है, और हमको पहले लगता था कि ये बहुत अथॉरिटी वाली है तो बहुत फ्रिक्शन होगा, लेकिन बहुत अक्लमंद निकली वो। तो मुझे उसने कहा कि जब से शादी हुई है मेरे बेटों की, आपने जैसे कहा वैसे ही, सुमन जी ने जैसे कहा, किचन में मैंने जाना बंद कर दिया, तो मुझे पता भी नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कितनी सब्जी आती है, कितनी खराब होती है, कितना एक्स्ट्रा खाना बन रहा है, कितना फेंका जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ किचन में। टाइम टू टाइम मुझे खाना दे देते हैं, मैं खुश हूँ। इज्जत भी बनी हुई है, फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा है, बहुएं खुश, हमारी मौसी जी खुश। बहुत बड़ी एक ये सीख है आज के लिए, सबको कोशिश यही करनी चाहिए। और
जेंट्स में भी यही बात है जो मैं कह रहा हूं कि इंटरफेरेंस ना करें। अपने बेटे अगर जब बड़े हो गए तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके अपने आप फ्री हो जाइए, क्योंकि बेटे भी चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज किया जाए कि हम बड़े हो गए, हम मैच्योर्ड हो गए। आज 15 साल का बच्चा भी ये पसंद करता है कि उसके साथ में एक मैच्योर्डली बात करें, हम एक बड़े आदमी के जैसे बात करें। और सही में आज के जनरेशन की डेवलपमेंट ऐसी ही है। 50 साल के पहले 50 साल के आदमी को जितनी अकल नहीं होती थी, आज के दिन 15 साल के बच्चे को होती है। इतना फर्क पड़ गया। तो ये थोड़ा माँ बाप इस चेंज को समझें, इस चेंज को समझ करके अपने बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करें कि ये मैच्योर्ड हैं, बड़े हैं, छोटे समझ के ना करें। ज्ञान सिंह हंस रहा है देख करके, उधर मम्मी की तरफ देख करके हंस रहा है। ये जो क्षमा मांगना और क्षमा करने की बात है ना, इसको गालिब ने यूं कहा है, गालिब जिंदगी को मैंने क्यों इस आसान कर लिया, कहीं माफी मांग ली, कहीं माफ कर दिया। वेरी गुड। ललिता जी आप कुछ पीछे बैठी हो। आप रिकॉग्निशन के लिए क्रेविंग मत कीजिए, लेकिन हम देने की कोशिश करेंगे, वो अलग बात है, वो बोनस समझ कर रख लीजिएगा। गुरुजी नमस्ते। एक्चुअली गुरुजी मैं आपके पास आने से पहले मैं समझा करती थी कि मैं जो कर रही हूँ सही है, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर जब आपके पास आई तब मुझे नॉक हुआ कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। पर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपकी क्षमा याचना है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने ट्राई किया काफी लोगों से, पर बहुत अच्छा है। लाइफ में काफी चेंजेस है। मैं सोचती थी मैं बहुत खुशनसीब हूँ, है भी हकीकत में बहुत खुशनसीब हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट। गुरुजी यहाँ आने से पहले मुझे यूँ लगता था कि स्पिरिचुअलिटी और वी लिव डे टू डे लाइफ दोनों मैच ही नहीं होती हैं। मुझे कितना कोशिश करो फिर भी, अगर 1 घंटा बैठ के ध्यान कर लो, उठो फ्रेश फील करते हैं और वही एनर्जी फिर डिप्लीट हो जाती है। वो क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आता, कैसे कंजर्व किया जाए, क्यों नहीं लाइफ सुधर रही है इतना ध्यान ज्ञान के बाद भी। एंड आई थॉट मे बी ये सब नॉलेज अलग है एंड ये बिल्कुल अलग है, नदी के 2 किनारे जो मिल नहीं सकते। और जब हम आजू बाजू लोग कहते हैं, बड़ों से सुनते हैं, वो सत्संग की बात तो कुछ और है, रियलिटी और है, तो अपने थॉट पे फिर और चलता कि एक्चुअली फिर क्या है, देन व्हाई आर वी स्पेंडिंग टाइम, इज इट वी आर डूइंग स्पिरिचुअलिटी शॉपिंग, फिर भी लाइफ कंटेंट क्यों नहीं है। यहाँ आने के बाद spirituality and life, what we live, meet at attitude, what we carry. That I realized and I started working on it. I started molding myself. पहले लगता था सब सही है now. When I'm being good, why others are being good to me? Yeah. But now I realize, how am I good? Am I really good? If I'm really truly good, then everything has to be fine. There are some few drawbacks which I have to really work on. And check करते करते realized that I'm so sensitive. I'm reacting to things. I'm not responding properly. And काफी हद तक अपने आप को चेक करते हुए करेक्ट करने की कोशिश की। कई बार ऐसे होता है कि एक सिचुएशन जो इरप्ट होने वाली हो, लेकिन एक सही एटीट्यूड और इक्विपोज सिचुएशन में रहने से वो ठीक भी हो जाता। 2 weeks very good, tap myself. But then एक सिचुएशन ऐसी आती, बहुत छोटी, आराम से ओवरलुक कर सकते हैं, वो हिट हो जाती, एंड आई वुड जस्ट रोल इनटू दैट। आई वुड कम हियर, आई वुड सिट इन साइलेंस, बट दैट अनप्लेजेंट फील वुड लिंगर इन माई माइंड इन मी। दैट अनप्लेजेंटनेस वो हमेशा रहती है, ना आई वुड आस्क कि पूछूं आपसे ये कैसे जाए कैसे जाए।
again the answer would come. You have to respond in a better way. What else? That's all. Very right. So this You have to be is alert. Remain and alert. so much of awareness. अब तो पता चलता है कि हाँ अब you're gonna blast out, you're gonna do something. Watch yourself out, and it's not easy. It's not really difficult to, if you are aware and alert. See, okay, the other day I was talking about this subject. Mind's nature is to react, right? In any situation. बिना रिएक्ट किए माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. चलिए किसी ने हमको कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने गुस्सा किया, तो माइंड वापस रिएक्ट करने की कोशिश करता है. द नेचर ऑफ द माइंड इज टू speak something, talk something, blah, 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 something it has to say. Using that nature of the mind, use the same nature, same power of the mind, but just little diversion, if you can do. The mind also will get satisfied. Situation will not go out of the hand. किसी ने बुरा भला कह दिया, आपको गुस्सा आ रहा है और माइंड रिएक्ट करना चाह रहा है. अब आप नॉर्मल रिएक्शन के बदले माइंड में, जैसे माइंड कुछ ना कुछ बोलता रहता है अंदर, तो माइंड में आप बोलना शुरू कीजिए. अच्छा ओ भगवान, गुरुजी, अब आपने ये नया खेल शुरू किया है, ये नया नाटक मेरी लाइफ में शुरू किया है. अब आप जो बातें बताते हो उसका टेस्ट कर रहे हो. आप जैसे स्कूल में टेस्ट होती है वैसे मेरा टेस्ट कर रहे हो. वेरी गुड गुरुजी, आप ये भी करके देख लो. नाउ व्हेन यू आर स्पीकिंग सो मच इन द माइंड, माइंड्स नेचर हैज बीन सेटिस्फाइड. माइंड विल काम डाउन. उसको आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे. गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है. गुरुजी ने बोला गुस्सा नहीं करना है, सप्रेस कर रहे हो. सप्रेस माइंड नहीं रह सकता है. अलाउ इट टू बर्स्ट आउट, बट डाइवर्टेड साइड, सम अदर साइड. हे भगवान, तू ये काम कर रहा है, मेरे को इतना परेशान कर रहा है. गुरुजी तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो. ब्लास्ट करो, लेकिन अंदर और कहीं. वो जैसे ही ब्लास्ट होगा, माइंड विल फील सेटिस्फाइड, ईगो विल फील सेटिस्फाइड. तो माइंड का काम भी हो गया, आपका भी काम हो गया, रिएक्शन नहीं हुआ. सिचुएशन इज कंप्लीट कंट्रोल. Remember these things in that situation because our mind is so hyper at that time. By practice, you'll remember. आप हर वीक यहाँ आइए, 1 महीने के बाद में आपको याद रह जाएगा ये. See, everything has to be practiced. Why you don't remember now? Why you remember the normal reaction? चलो 1 मिनट के लिए tell me, why do you remember or why do you react like that? Habit. That's all. That was an unconscious habit, right? You change the habit. Now a little conscious effort, this new habit will replace the old habit. The moment this becomes your habit, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है. But to change it, थोड़े दिन के लिए conscious effort of developing a new habit. Mind wants to be in some habit. Mind wants some habits. चलो ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट. माइंड वांट सम हैबिट्स. माइंड को ये पता नहीं है वेदर दिस हैबिट और दैट हैबिट, ये रहनी चाहिए या वो रहनी चाहिए. इट वांट सम हैबिट. ओके, आई एम गिविंग यू हैबिट, टेक इट. द मोमेंट यू गिव हैबिट, द मोमेंट यू अलाउ द माइंड टू ब्ला 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 ब्ला, माइंड इज सेटिस्फाइड. अरे ये बहुत अच्छे इंसान है, इनकी दोस्ती रखो. सप्रेस जो करते हैं ना, माइंड रिबेल करता है. दूसरा तरीका मैंने और एक बताया, चलो और एक तरीका बताता हूं. हमको जब गुस्सा आता है तब हम अननेचुरली रिएक्ट करते हैं, इजंट इट? गुस्से में हम नॉर्मल बात नहीं करते हैं. जोर से बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे. यहां पर सीक्रेट क्या है? अननेचुरल रिएक्शन. तो अननेचुरल रिएक्शन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. मैंने ये भाई साहब को बताया था सीक्रेट, सुनील जी को. कभी गुस्सा आ रहा है, वाइफ के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो नॉर्मली गुस्सा करेंगे, सुमन तुमको अक्ल नहीं है, सुमन आज देख लेना शाम को मैं लेट आ रहा हूं, उसके बाद में देखना मैं तुमको जो भी कुछ बड़बड़ बड़बड़. मैंने कहा अब उसको चेंज करो, नॉर्मल बात मत करो. सुमन
प्यारी सुमन, नॉर्मल सुमन बोलते हैं, या तो आप हाई पिच में सुमन सुमन ऐसे बोलो, या सुमन प्यारी सुमन। मेरे को है ना अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है सुमन, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है सुमन जी, रात को देखना डिनर के बाद में सुमन जी, मैं मेरा पूरा गुस्सा निकालूंगा सुमन जी तुम पर। आप अननेचुरल रिएक्ट कर रहे हो, सामने वाला समझ रहा है ये अननेचुरल रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अननेचुरल रिएक्शन एक बड़ा अच्छा चेंज सामने में लाएगा। पसंद आया केदारनाथ जी? ये करके ट्राई कर लीजिए, कमाल का काम करता है ये। वो जब जब आपका रिएक्शन अननेचुरल होगा, सामने वाला समझ जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये अननेचुरल रिएक्शन में कुछ ना कुछ ठीक करने वाली चीजें निकलेगी और आपका काम भी हो जाएगा। ये साधना कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन। गुरुजी, मैं जैसे आप अभी रिलेशंस के बारे में बता रहे थे, मैं बच्चों के बारे में पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है, चाह कर भी गुस्सा अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बच्चे मानते भी नहीं हैं, तो उस चीज को जैसे आप बोल रहे थे कि अलग वे में बोलना, लेकिन कितना भी गुस्सा हो, गुस्सा तो आता ही है, उसको कंट्रोल सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो गुस्सा आता ही है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि गुस्सा नहीं भी आता है। आप ही की सिचुएशन में ऐसे कई लोग हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है। तो ये एक्सेप्टेंस हमारी जो है हमको गुस्सा दिलाती है। फर्स्ट स्टेप आई एम सेइंग। आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, वही जानना चाह रही थी कि जैसे डाइवर्ट करना है तो अगर किसी पे भी गुस्सा आए तो उसको किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए, कि आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गया है तो। देखिए, गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण होता है एक्सपेक्टेशंस। ओके। गुस्सा अपने आप में कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशंस थी। बच्चों हम वो नहीं कर रहे हैं, वही ना एक्सपेक्टेशन होगी ना कि मैं जो बच्चों को बोलूंगी वो करेंगे। एक्सपेक्टेशन है वहां पर कि करेंगे। गुस्सा उस एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। बहुत आसान एक तरीका ये है कि आप एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, आप 5 साल 3 साल 10 साल तक बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, आप गुस्सा वैसे ही कर रहे हैं, हस्बैंड वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं, सास वैसे ही कर रही है, आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मुझे एक बताइए, आपके गुस्सा करने के बाद में नेक्स्ट डे कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? आप भी परेशान, सामने वाला भी परेशान। जब गुस्सा करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, आप भी वैसे ही है, सामने वाला ऐसे ही है, तो वो चीज करे ही क्यों? मैं ये कह रहा हूं, जिस चीज का कोई असर नहीं हो रहा है उस चीज को छोड़ दीजिए। वैसे भी कुछ बुराई हो रहा है, छोड़ने से भी बुराई होगा, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दीजिए। छोड़ने से चांस है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आप वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, चांस बिल्कुल नहीं है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा कोई मान करके ठीक नहीं होगा। आप छोड़ दोगे, प्यार से रहोगे, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए। आप जिद बच्चों को सिखाते हो, बच्चे आप बोलते हो कि मेरे बच्चे जिद्दी हो गए। मैं कहता हूं कि जिद मां सिखाती है बच्चे को, अपने आप में बच्चा जिद्दी नहीं होता है, अनकॉन्शियसली आप सिखाते हो जिद। अभी बैठ, अभी होमवर्क कर, उसके बाद में खेलने जाना। मम्मी 5 मिनट खेल के आता हूं फिर होमवर्क करूंगा, पहले होमवर्क कर फिर खेलने जा। 10 मिनट तक वो बात चलेगी, लेकिन 10 मिनट खेल के आने नहीं देंगे उसको। या ऐसी और कई चीजें होती है, थोड़ा छोड़ दीजिए। हमने तो हमारे बच्चों को ऐसे छोड़ा कि फेल हो गए तो फेल हो गए, पास हो गए तो पास हो गए। हमारे बच्चों के, मेरा बच्चा बैठा है यहीं पर, लड़का बैठा हुआ है, गीतांजलि में पढ़ता था, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती थी जिसमें 6 सब्जेक्ट में 4 के नीचे रेड अंडरलाइन होती थी। कभी हमने उसको डांटा नहीं, बता सकता है, यहाँ ओपन डिस्कशन है। और प्रिंसिपल बुलाती थी हमको, हम जाते थे वहां पर, प्रिंसिपल बोलती थी आपके बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने देख लिया है, व्हाट यू वांट टू से? आई वांट टू से नथिंग एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड प्रॉपरली। मैं ब्लेम पूरा उसके ऊपर डाल देता था। पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं होमवर्क करवाऊं ही क्यों? आप जो करवाना है यही करवाइए। यहां से आने के बाद में ना होमवर्क होना चाहिए ना और कुछ होना चाहिए।
नंबर 2, टीचर की गलती है। जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है उसको उठा के लास्ट बेंच पे बिठा देती है, जो अच्छा पढ़ता है उसको सामने बिठाती है। अच्छा पढ़ने वाला वैसे ही अच्छा पढ़ेगा, उसको रिशफल करते रहिए, ज्यादा ध्यान वहां दीजिए जो अच्छा नहीं पढ़ रहा है। हम भी यहाँ ऐसे ही करते हैं, जो हेजिटेट करते हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम थोड़ा ध्यान देते हैं उनके ऊपर, अरे आप बोलिए कुछ, आप अपना अनुभव बोलिए, तो बाहर निकलता है वो। तो गलती उनकी भी है। यही आप मान लीजिए कि सारी की सारी गलती स्कूल वालों की है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है। आप बच्चे को प्यार कीजिए, आपका काम प्यार करना है और कुछ नहीं। थैंक यू गुरुजी। सारा का सारा चेंज हो जाएगा। चलिए, लोगों को व्यवहार की बातें ज्यादा अच्छी लग रही है, आध्यात्मिक बात कम लग रही है, तो नेक्स्ट सेशन में भी व्यवहार की बात करेंगे। तो आप इन बातों को याद रखिए, छोटी छोटी बातों को अननेसेसरली इंटरफेरेंस मत कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट फॉर एनी रिकॉग्निशन। चेंजेस लाइए अपने आप में, किसी के प्रति कोई जलसी नहीं, देने की कोशिश कीजिए, लेने की नहीं, प्यार दीजिए, उससे तो फिर बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती है। और अगर कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है, घर वाले, मेंबर्स, दूसरे लोग, वो जैसे उनको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, शांति अपने आप वहां पर स्थित हो जाएगी। आप सबका कल्याण हो।